Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज height of uterus at level of umbilicus at which period of gestation? Gestational period में फंडल हाइट अम्बिलिकस के लेवल पर किस एज पर होती है? 16 वीक्स पर, 24 वीक्स पर, 28 वीक्स पर या फिर 32 वीक्स पर? The right answer is option B at 24 वीक्स पर। 24 वीक्स के गैस्टेशनल पीरियड पर यानी प्रेगनेंसी टाइम पर जो फंडल हाइट होती है वो अम्बिलिकस यानी नाभि के लेवल पर होती है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट दो और स्टेजेस हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि फंडल हाइट जिफ स्टर्नम पर किस एज पर देखने को मिलती है? जिफ स्टर्नम। जिप स्टर्नम वह तीखा नुकीला पार्ट है जो कि स्टर्नम बोन से जुड़ा रहता है। आपके चेस्ट के बीचों बीच जो बोन पाई जाती है और इसका जो ये तीखा नुकीला वाला हिस्सा होता है इसे आप जिप स्टर्नम कहते हैं। इसी से 1 इंच ऊपर आप हाथ रिस्ट को प्लेस करके सीपीआर के लिए कंप्रेशंस देते हैं। तो इस लेवल पर फंडल हाइट कब होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 36 वीक के आसपास जिप स्टर्नम पर फंडल हाइट देखी जाती है। इसके अलावा सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पर किस समय होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर किस समय फंडल हाइट होती है? तो आप बता सकते हैं 12 वीक पर। 12 वीक की एज पर प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर जिफ स्टर्नम देखने को मिलता है और 24 पर अम्बिलिकस के लेवल पर। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। एक बेसिक सी चीज है, 12 वीक, 24 वीक, 36 वीक। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ये देखा जाए तो 12 की टेबल ही है। यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस का लेवल है, ये अम्बिलिकस का लेवल है और उसके बाद में जिफ स्टर्नम का लेवल है। इस तरह से आप तीनों लेवल्स को याद रख सकते हैं और उसके बाद जो भी वीक का पूछा जाए वो इनके मिड में रहता है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लाइंडनेस कैन बी सीन इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है? मीजल्स, मम्स, रूबेला या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मीजल्स। मीजल्स डिजीज के कारण
ब्लाइंडनेस संभव है। सीवियर मीजल्स कंडीशन के होने पर क्लाइंट के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है। अगर किसी क्लाइंट में मीजल्स डिजीज बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने लगती है और विटामिन ए की कमी के कारण जो कंडीशन डेवलप होती है उसे हम किरेटो मलेशिया के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से डेवलप होने वाली कंडीशन है किरेटो मलेशिया और किरेटो मलेशिया कंडीशन एग्जैक्टली कहें तो कॉर्निया में क्लाउडीनेस और सॉफ्टनेस को कॉज करती है और इसके बाद क्लाइंट के कॉर्निया के ऊपर स्कार फॉर्मेशन होने लगता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इट विल लीड्स टू कॉर्नियल स्कैरिंग। इससे कॉर्निया के अंदर स्कार का फॉर्मेशन होने लगता है और फाइनली जो क्लाइंट है वो ब्लाइंड हो जाता है। तो एक बार पूरे प्रोसेस को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्लाइंट को मीजल्स डिजीज हुआ तो उसके अंदर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, सीवियरली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए देखने को मिलेगा। विटामिन ए की कमी के कारण जो कंडीशन बनेगी उसे हम किरेटो मलेशिया का नाम देंगे और किरेटो मलेशिया के बाद आंखों के अंदर कॉर्निया वाले पार्ट में स्कार फॉर्मेशन होगा और इसके बाद क्लाइंट देख नहीं पाएगा, ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस तरह से ब्लाइंडनेस हो सकती है मीजल्स पेशेंट में। मम्स डिजीज की बात की जाए तो मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें हमारी सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन के कारण इस डिजीज को हम पैरोटाइटिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। मीजल्स डिजीज को आप रूबियोला डिजीज के नाम से जानते हैं और रूबेला डिजीज को आप जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, acid base balance is regulated by kidney by excreting hydrogen ions and electrolytes to maintain the। हमारी किडनीज के द्वारा बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन किया जाता है। बेसिकली इन हाइड्रोजन आयंस के एक्सक्रीशन द्वारा कौन सा फिनोमिना किया जा रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी, ऑप्शन बी कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी कहता है फिल्टर द प्रोटीन फ्रॉम यूरिन, ऑप्शन डी कहता है नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा। किडनीज के द्वारा हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करके कौन सा एग्जैक्ट फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारी किडनीज के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन करवा के बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस बनाया जा रहा है और इसे आप एग्जैक्ट शब्दों में कहें तो ब्लड की पीएच को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए ये पूरा फिनोमिना हो रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following techniques during IM injection helps to prevent the leakage of medication from the tissue? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते समय किस टेक्निक का इस्तेमाल करने से मेडिसिन का लीकेज नहीं होता? ऑप्शन ए मसाजिंग द स्किन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाकर मसाज करने से। ऑप्शन बी स्ट्रेचिंग द स्किन, स्किन को स्ट्रेच करने से, खींचने से। ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल से निडल को इंसर्ट करने से। ऑप्शन डी स्लो पुश ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन को धीरे से इंसर्ट करने, पुश करने से।
इन चारों ऑप्शंस में से किस टेक्निक का इस्तेमाल मेडिसिन के बैकवर्ड लीकेज को रोकता है? बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए। यस, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो हमेशा उसे 90 डिग्री के एंगल पर इंसर्ट करते हैं। 90 डिग्री के एंगल से जब निडल को इंसर्ट किया जाता है तो ये बहुत ही डीपली सिचुएटेड मसल्स तक पहुंचती है और उन मसल्स के अंदर जाकर मेडिसिन को डिलीवर कर पाती है। इसके अलावा जब आप स्किन को स्ट्रेच करते हैं निडल इंसर्शन करने से पहले, तो स्किन का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्मल पोजीशन से हटकर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जिस जगह पर आप मेडिसिन इंसर्ट करते हैं उसके बीच में एक जेड ट्रैक की स्ट्रक्चर बन जाती है। जेड जो अल्फाबेट होता है उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है और इसके द्वारा हम बैकवर्ड लीकेज को रोक पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल मोर्टेलिटी इज मैक्सिमम इन। मैटरनल मोर्टेलिटी इनमें से किस समय सबसे ज्यादा होती है? एंटीपार्टम, पेरीपार्टम, पोस्टपार्टम या इनमें से कोई नहीं? The right answer is option C, in postpartum period. पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान मैटरनल मोर्टिलिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एंटीपार्टम शब्द का मतलब होता है डिलीवरी से पहले का समय। पेरीपार्टम पीरियड का मतलब होता है डिलीवरी होने से जस्ट पहले का समय, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी होने के जस्ट बाद का समय पेरीपार्टम कहलाता है। पोस्टपार्टम पीरियड का मतलब होता है डिलीवरी होने के बाद का कुल समय। तो हम कह सकते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी यानी मातृ मृत्यु डिलीवरी के ज्यादातर बाद में देखी जाती है, हाईएस्ट। पोस्टपार्टम पीरियड में यानी बच्चों को जन्म देने के बाद मैटरनल मोर्टिलिटी मातृ मृत्यु सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, types of assessment in which more data is collected about already identified problem is। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस असेसमेंट टाइप को सेलेक्ट करना है जिसमें हम पहले से किसी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम के बारे में और ज्यादा डाटा कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए इनिशियल असेसमेंट, ऑप्शन बी फोकस असेसमेंट, ऑप्शन सी इमरजेंसी असेसमेंट, ऑप्शन डी टाइम लैप्स असेसमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट का मतलब होता है हमें क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में पता है और अब हम सिर्फ उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। इसे आप फोकस असेसमेंट का नाम दे सकते हैं। इनिशियल असेसमेंट असेसमेंट का वह मेथड है जो कि पेशेंट के हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद यूज किया जाता है। हम पेशेंट के बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं जानते, पेशेंट कैसा है, किस प्रॉब्लम में है। जब इस पेशेंट का असेसमेंट शुरू किया जाता है तो उसे हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन सी के अंदर इमरजेंसी असेसमेंट दिया गया है। इमरजेंसी असेसमेंट का मतलब होता है पेशेंट जब इमरजेंसी के दौरान हॉस्पिटल पहुंचे
तब उसका इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा रहा असेसमेंट। फाइनली ऑप्शन डी के अंदर टाइम लैप्स्ड असेसमेंट दिया गया है। टाइम लैप्स्ड असेसमेंट का मतलब होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया था तो उस समय जो असेसमेंट किया गया था, जो डाटा कलेक्ट किया गया था, उस डाटा को एट प्रेजेंट क्लाइंट की कंडीशन से रिलेटेड डाटा को कंपेयर करना। यानी कि शुरुआत में पेशेंट की कंडीशन कैसी थी, उसे प्रेजेंट कंडीशन के साथ कंपेयर करने वाला जो असेसमेंट है, वो टाइम लैप्स्ड असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेटिंग ओवम इज। स्पर्म के द्वारा ओवम में पेनिट्रेशन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्वाइटन, ऑप्शन बी स्पर्मेशन, ऑप्शन सी कैपेसिटेशन, ऑप्शन डी इंसेमिनेशन। The right answer is option C, capacitation. स्पर्म के द्वारा ओवम को पेनिट्रेट करना कैपेसिटेशन कहलाता है। जब स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है तो वहां मौजूद एसिटिक एनवायरनमेंट में इसकी अपर कवरिंग ओपन हो जाती है और एक्रोसोम बाहर आकर ओवम की तरफ अट्रैक्ट होता है और ओवम के पास पहुंचकर उसमें पेनिट्रेशन करके, यानी उसमें एक ओपनिंग बनाकर अपने जेनेटिक मटेरियल को एग के अंदर, ओवम के अंदर पहुंचा देता है। और मेल और फीमेल के गैमेट्स यानी कि स्पर्म और ओवम के यूनाइट होने को, जुड़ने को फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है और इनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए के अंदर जो क्वाइटॉन दिया गया है, इसे आप क्वाइटस भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है और इसका मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि मेल द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पेनिस का इंसर्शन करना सेक्सुअल इंटरकोर्स कहलाता है। ऑप्शन डी के अंदर इंसेमिनेशन शब्द दिया गया है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सीमेन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल द्वारा स्पर्म्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करना इंसेमिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम इज टू। हमारे ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए सर्व एज अ passage between spinal cord and brain। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में पैसेज वे बनाता है। ऑप्शन बी मेंटेन बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कंट्रोल। ऑप्शन सी कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ऑप्शन डी मेंटेन एरिया ऑफ रीजन, थॉट, मेमोरी, सेंसेशन। फंक्शन ऑफ सेरेबेलम बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Cerebellum is the part of brain and its main function is to maintain body balance, coordination and muscular control. Next question. In the human body, rods and cones are related. Human body में rod और cones किससे संबंधित हैं? Vision, heating, smell, touch.
रॉड सेल्स, कोन सेल्स किससे संबंधित हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विजन। रॉड सेल्स और कोन सेल्स दोनों विजन से संबंधित हैं। आइस के अंदर रॉड सेल्स जो पाई जाती हैं वो आपके आसपास कितनी लाइट है इसे देखने का काम करती है, और कोन सेल्स जो हैं कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि कौन सा कलर है इसे आइडेंटिफाई करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट इज नोन एज। ब्लाइंड स्पॉट को और किस नाम से भी जाना जाता है? मैक्यूला, ल्यूटिया, ऑप्टिक डिस्क, फोविया सेंट्रालिस, नन ऑफ द अबव। The right answer is option B. It is optic disc. हमारी आइज के अंदर जिस जगह से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है उस जगह को आप ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क के नाम से जानते हैं। मान लीजिए यह आपकी आइज है और यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे आप ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क कह सकते हैं। इस ब्लाइंड स्पॉट्स में ना तो रॉड सेल्स होती हैं और ना ही कोन सेल्स होती हैं। इन दोनों सेल्स के अभाव के कारण हम इस जगह पर जो भी लाइट रेज आती हैं उन्हें नहीं देख पाते, इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन अ हॉस्पिटल सेटिंग इज। हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, हैंड वॉशिंग। ऑप्शन बी, यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिटवीन पेशेंट्स। ऑप्शन सी, स्क्रीन द विजिटर्स। ऑप्शन डी, एंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में फोकस करते हुए मोस्ट इफेक्टिव वे को सेलेक्ट करना है, सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा असरदार तरीका। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैंड वॉशिंग। यहाँ पर दो पेशेंट्स के बीच केयर प्रोवाइड करवाते समय आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ हद तक इन्फेक्शन को रोकता है, लेकिन सिर्फ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल करना सफिशिएंट नहीं है। हैंड वॉशिंग इज अ डिफरेंट थिंग, जिसमें आप सोप एंड वाटर का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर हैंड को क्लीन करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Next question. Incubation period of measles is। मीजल्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? 30 डेज, 21 डेज, 10 डेज, 3 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी भी डिजीज कॉजिंग फैक्टर के संपर्क में आने से लेकर उस डिजीज के पहले लक्षण आने के बीच का समय। मान लीजिए किसी क्लाइंट को कोरोना वायरस मिला, यानी कि उसके शरीर में कोरोना वायरस एंटर हुआ, वहां से लेकर क्लाइंट में पहले साइन एंड सिम्टम्स आने के बीच का जो समय है उसे आप इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। The right answer is option C, 10 days। एग्जैक्टली यदि कहा जाए तो 10 से लेकर
14 दिनों का जो समय है वो मीजल्स डिजीज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड के रूप में जाना जाता है और इस मीजल्स डिजीज को आप लाइव एटीन्यूएटेड टाइप के वैक्सीन का इस्तेमाल करते हुए रोक सकते हैं। यहाँ से एक चीज जो कि आपसे पूछी जा सकती है, स्पेशली यदि आप राजस्थान सीएचओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कि मीजल्स डिजीज में किस समय को सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस माना जाता है। तो आप याद रखेंगे, मीजल्स डिजीज के अंदर बॉडी पर रैशेस अपीयर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने निकलते हैं। तो इन रैशेस के अपीयर होने से 4 दिन पहले, 4 days बिफोर और 5 days आफ्टर, यानी कि स्किन पर रैशेस अपीयर होने से 4 दिन पहले मीजल्स डिजीज इन्फेक्शियस माना जाता है और रैशेस के बॉडी पर अपीयर होने के 5 दिन बाद इसे इन्फेक्शियस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय कोल्ड स्टरलाइजेशन? कोल्ड स्टरलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए, स्टरलाइजेशन अंडर अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 180 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप इसे चाहें तो करेक्ट कर लीजिएगा। 180 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर यूज करते हुए स्टरलाइज करना। ऑप्शन बी कहता है डिसइंफेक्शन यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, किसी भी इक्विपमेंट को डिसइंफेक्टेंट एजेंट का इस्तेमाल करते हुए डिसइंफेक्ट करना, साफ करना। ऑप्शन सी कहता है स्टरलाइजेशन डन अंडर -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ही माइनस टेम्परेचर पर स्टरलाइजेशन करना कोल्ड स्टरलाइजेशन कहलाता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल द अबव, ये सभी। देखिएगा, पूरी चीज को समझते हैं। स्टरलाइजेशन शब्द के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टरलाइजेशन किसी भी डर्टी इक्विपमेंट को, किसी भी सब्सटेंस को क्लीन करने का एक मेथड है और बेस्ट मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव टेक्निक में हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड या 250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर किसी भी इक्विपमेंट को 15 एलबीएस प्रेशर के साथ 15 से 20 मिनट रखकर स्टरलाइज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो इस मेथड में हम हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, 121 डिग्री टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हुए उस चीज को क्लीन करते हैं। लेकिन अब यदि कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो कि इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी हीट देने पर वो इक्विपमेंट खराब हो सकता है, तो आप उसे कैसे क्लीन करेंगे, कैसे स्टरलाइज करेंगे, कैसे साफ करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस कोल्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक के अंदर हम उस इक्विपमेंट को किसी भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं। मान लीजिए 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन है, उसमें आपने किसी भी एंडोस्कोप को डिप करके छोड़ दिया कुछ समय के लिए और थोड़ी देर बाद वहां उसमें मौजूद सभी जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो किल हो जाते हैं। तो डिसइंफेक्शन का ये तरीका जो है कोल्ड स्टरलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा कोल्ड स्टरलाइजेशन क्या है। ऐसा कोई भी उपकरण या इक्विपमेंट जो कि हीट देने पर खराब हो सकता है, उसे साफ या स्टरलाइज करने के लिए हम किसी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में उसे कुछ समय के लिए डुबो कर रखते हैं। इसे ही कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम सभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What you will find in second stage of pressure ulcer at sacral area. अगर किसी क्लाइंट के सैक्रल एरिया में अल्सर बना और सेकंड स्टेज ऑफ अल्सर होना इसे आइडेंटिफाई किया गया, तो इस अल्सर की लोकेशन पर कैसी अपीयरेंस होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस ऑफ डर्मिस। ऑप्शन बी, एक्सपोज्ड बोन टेंडन्स और मसल्स। ऑप्शन सी, full thickness skin loss. Option D, none of the above. The right answer is option A, partial thickness of skin loss of the dermis. अल्सर्स, प्रेशर अल्सर्स, डेक्यूबिटस अल्सर, किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में अल्सर की स्टेजेस के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसे जरूर आप देख कर जाइएगा। थ्योरी हो या इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, यहाँ से किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अल्सर्स की अगर बात की जाए, प्रेशर अल्सर्स या बेड सोर्स की बात की जाए, तो टोटल 4 स्टेजेस के अंदर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये अल्सर होते क्या हैं। हॉस्पिटल में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहे, तो जिन जगहों पर उसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जैसे कि कमर के नीचे वाला हिस्सा, एड़ी वाला हिस्सा, सर के पीछे वाला हिस्सा, इन जगहों पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती और इन हिस्से की सेल्स डेड होने लगती हैं और फिर वहां पर एक घाव बन जाता है, अल्सर बन जाता है। यही प्रेशर अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर या बेड सोर के रूप में जाना जाता है। इस प्रेशर अल्सर ना हो, इसके लिए हर 2 घंटे में क्लाइंट को पोजीशन चेंज करवाते रहना सबसे इफेक्टिव इंटरवेंशन माना जाता है। अब इनके स्टेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट के शरीर के किसी हिस्से पर आपको सिर्फ लाल निशान दिखाई दे रहा है, आसपास की स्किन की तुलना में आपको रेडेंड एरिया दिख रहा है, तो ये आप मान सकते हैं कि क्लाइंट की बॉडी में अल्सर होने की शुरुआत हो चुकी है और ये फर्स्ट स्टेज के रूप में जानी जाती है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, अगर इस रेडेंड एरिया में किसी जगह पर स्किन फट जाए, यहां पर ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है वो हट जाए, तो इसे आप सेकंड स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर कहेंगे। इसे आप पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, फिर इसके बाद में पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अब यदि थर्ड स्टेज की बात की जाए, तो यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं फुल थिकनेस स्किन लॉस। फुल थिकनेस स्किन लॉस ये होता है आपका थर्ड स्टेज के अंदर। ज्यादातर प्रॉब्लम सेकंड और थर्ड स्टेज को आइडेंटिफाई करने में ही आती है, क्योंकि पहली स्टेज के अंदर तो स्किन पूरी तरह से सही होती है, किसी भी प्रकार का उसमें ब्रेकडाउन नहीं होता, पूरी स्किन इंटैक्ट होती है। जबकि सेकंड स्टेज के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, जबकि थर्ड स्टेज के अंदर फुल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि स्किन की एक मोटी लेयर अपनी जगह से हट चुकी है, फट चुकी है, या वहां पर थोड़ा ज्यादा गहरा घाव हो चुका है, ये थर्ड स्टेज को बताता है। और फोर्थ स्टेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर क्लाइंट की बोन और टेंडेंस, मसल्स आदि विजिबल हो जाते हैं। यानी बेड सोर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, घाव इतना गहरा हो जाता है कि क्लाइंट की बोन्स तक दिखने लगती हैं, टेंडेंस दिखने लगते हैं। ये फोर्थ स्टेज है। होपफुली अब आप इसे भूलेंगे नहीं। प्रेशर अल्सर्स की 4 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर स्किन सही होती है, सिर्फ लाल निशान होता है, वहां का टेम्परेचर आसपास की स्किन के टेम्परेचर की तुलना में कुछ कम होता है,
फील करने पर कुछ एबनॉर्मल फील होता है। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलेगा, यानी ऊपर स्किन की हल्की सी लेयर हट जाएगी। थर्ड स्टेज के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलता है और फोर्थ स्टेज के अंदर बहुत ही ज्यादा गहरा वुंड बन जाता है, यहाँ बोन और टेंडन विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient present to the emergency with a history of multiple bee sting and a blood pressure of 80 by 50 mm of Hg he is having। अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारी मधुमक्खियों ने काट लिया हो, यानी बीज ने स्टिंग कर लिया हो, और उसका ब्लड प्रेशर 80 बाई 50 mm ऑफ Hg है, तो इसके कारण कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है? हाइपोवॉलेमिक शॉक, स्पाइनल शॉक, हेमरेजिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक। The right answer is option D, एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये अक्सर किसी मेडिसिन से एलर्जी होने पर, फूड से एलर्जी होने पर या फिर बी स्टिंग आदि होने पर देखने को मिलती है। इस सिचुएशन के अंदर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और क्लाइंट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी ऑब्स्ट्रक्ट होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने पर क्लाइंट की डेथ तक हो जाती है। इस कंडीशन में एनाफाइलैक्टिक शॉक की ट्रीटमेंट के लिए हम एपिनेफ्रिन नाम की मेडिसिन को यूज करते हैं, इसे ही ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। एपिनेफ्रिन, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज कंप्लीटेड। ओवम के फर्टिलाइज्ड होने के बाद इसका इम्प्लांटेशन कब कंप्लीट होता है, ये आपको बताना है। 5th डे, 2nd डे, 11th डे, 20th डे। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब है जाइगोट का यूट्रस में आकर चिपकना या इम्प्लांट होना, वहीं पर बच्चे की कंप्लीट ग्रोथ होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11th डे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद छठे दिन से इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू होता है और इसे कंप्लीट होने में आगे 11th डे तक का समय लगता है, यानी कि इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन होने के बाद छठे दिन से शुरू होकर 11वें दिन तक कंप्लीट होता है। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।